वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी स्पेशल जो सेगमेंट चल रहा है युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, उससे संबंधित हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सेट 2 आज मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इसमें आपको मॉडर्न बिहार और मॉडर्न इंडिया के संदर्भित जो भी प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। आप लोग जान ही रहे हैं क्या सेगमेंट चल रहा है। जो नहीं जान रहे उससे वो स्टूडेंट अभी जान ले। उससे पहले जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूअर हैं, नए दोस्त हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने व्यूअर हैं, पुराने सपाठी हैं, वो चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। इस दिए गए नंबर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्यूरी हो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और विभिन्न प्लेटफॉर्म है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आप जहां भी हों, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, आप जिस ग्रुप में युक्ति टाइप कीजिएगा वहां पर आप हमें पाइएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेटफॉर्म के लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट उन लोगों को पता है ये कौन सा सीरीज चल रहा है। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए और एक नया प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए देखिए ये बीपीएससी स्पेशल जो सीरीज है, कहने का अर्थ है जो सीडीपीओ एग्ज़ाम है और 67 बीपीएससी आने वाला है, उससे संदर्भित चीज़ों को लेकर उससे सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको विभिन्न सेगमेंट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मिसलिनियस और करंट रिलेटेड आपको प्रश्न होंगे। और प्रत्येक सेट में सभी के 10-10 सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पॉलिटी के सेक्शन से आपको टोटल 150 प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जो ट्रिपल स्टार के होंगे, जो बहुत ही उपयोगी होंगे परीक्षा के नज़र से। जो डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से, उससे टॉपिक रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं। और स्रोत इसका क्या होगा, तो इस प्रकार आप लोगों को टोटल 900 प्रश्न मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर इन सब टॉपिकों से अगर कुछ छूट जाता है तो 1-2 सेट में उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल आप लोगों को 1000 प्रश्न या 1100 के प्रश्न आपको आसपास मिलेंगे इस सेट बीपीएससी स्पेशल सीरीज में। तो इससे बाहर आपको 150 प्रश्न, जो इसमें 140 जीएस रहता है, तो टॉपिक आप लोगों को सारा कवर इसी सीरीज से हो जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को देखिए। और ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं किसी टॉपिक को तब तक कवर करता हूँ जब तक मैं खुद संतुष्ट ना हो जाऊँ। इसलिए जब वीडियो लंबा हो जाता है, धैर्य जो रख के इस सेगमेंट को देखेंगे वो आगामी जो भी एग्जाम वाले आने वाला सीडीपीओ हो या 67 बीपीएससी हो, उसको 100% उनको इससे फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोग यहाँ से देखने को मिल रही होंगी। और तुलनात्मक आप लोग अध्ययन कीजिए, बहुत से यूट्यूब पर चैनल है, आप देख सकते हैं, उनसे हमारे जो भी मटेरियल आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। हमारा सोर्स क्या होगा, जो भी प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री का प्रश्न शामिल किया गया है आज, तो उसमें आपको इम्तियाज़ अहमद, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, दोनों ओल्ड और न्यू जो एनसीईआरटी उससे संबंधित आपको चीज़ें शामिल की जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपको एनसीईआरटी का ओल्ड और न्यू वर्जन है, वो भी इसमें शामिल रहेगा। स्पेक्ट्रम आपको शामिल किया जाएगा आधुनिक भारत के संदर्भ में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनसे संदर्भित हो। इसी प्रकार बीपीएससी का जो आपको प्रश्न रहता है प्रारंभिक परीक्षा का पीटी का, तो वहाँ से आपको सोर्स के रूप में शामिल किया जाएगा। किसी प्रश्न को बीपीएससी गलत सही करती है, अपने अनुसार आंसर की देती है, उसके अनुसार बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट स्टेट बहुत से स्टेट पीसीएस हो जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रश्न कवर कराए जाते हैं, वहाँ से आपको कवर कराया जाएगा। साथ में जो भी टॉपिक करंट होगा, मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक करंट में आपको न्यूज होगा, तो उसके लिए द हिंदू, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और बिहार का प्रभात खबर जो पेपर है उसको शामिल किया जाएगा। तो सोर्स देख सकते हैं, सोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको सोर्स दिए जाए सेगमेंट में, जो भी प्रश्न शामिल होगा उसका सोर्स आपको रिच सोर्सेज के साथ शामिल किया जाएगा। इसलिए आप लोग बने रहिए विश्वास के साथ, क्योंकि बेहतर आप जगह आप तैयारी कर रहे हैं। और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जो मुझे प्राप्त हुआ उसी के आधार पर सारी चीज़ों को मैं कराता आ रहा हूँ। तो आप लोग धैर्य के साथ चलिए, बढ़िए आगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सब्र के साथ पूरा जो भी वीडियो बनता है, 1 घंटे का वीडियो बन रहा है या 40-45 मिनट, उससे देखिए, बहुत फ़ायदा होगा उससे आप लोगों को। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों को है,
और दोनों फॉर्मेट रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज बाईलैंग्वेज रहता है। जो लोग नए हैं वो तो जान रहे, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही है, नए स्टूडेंट जान लीजिए दो बाईलैंग्वेज ये यूज होता है, आंसर राइटिंग और आंसर फॉर्मेटिंग और जो एक्सप्लेनेशन है सभी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो इसके संदर्भ में व्हेन वाज द हंटर कमीशन कंस्टिट्यूट इन्वेस्टिगेटमेंट ऑफ द जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसेजी जो होता है उसके संदर्भ में आपको कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1919, 14 अक्टूबर 1919, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी आपको 16 अक्टूबर 1919 और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1919। सेम एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश वर्जन वाले थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए ताकि दोनों को एक्सप्लेनेशन किया तो लंबा हो जाता है, वैसे ही हिंदी वाला ही एक्सप्लेनेशन होता है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप लोग साथ में देखते चलिए एक्सप्लेनेशन को भी। चलिए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, तो सभी लोग जान रहे हैं ऑप्शन ई क्या होता है। उपयुक्त में से ई कोई नहीं, एक से अधिक। इस ऑप्शन ई को आप लोग बहुत सीरियस होकर लीजिएगा, बहुत ही 100% सिक्योरिटी रहेगा, तभी आपको इस ऑप्शन ई को कंफर्म होकर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। पहले ही बता दिया जाए, जो हंटर कमीशन के संदर्भ में बहुत सा डाटा आप लोगों को वैरी करेगा। कहीं आपको 18 अक्टूबर पता चलेगा, कहीं 26 अक्टूबर होगा, कहीं 22 अक्टूबर होगा, पर ऑफिशियल डाटा आपको 14 अक्टूबर है। तो इस पर बिलीव कीजिए, और बीपीएससी ने इसे ही माना था पूर्व में कभी। तो इसके संदर्भ में देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है उसे देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्या मिलेगा? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच भारत सचिव, उस समय जो भारत सचिव हुआ करते थे तो वो एडमिन मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया। तो गठन क्या था? हंटर कमीशन के नाम से हुआ था। 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से ये गठित की गई थी। किस नाम से? डिसऑर्डर कमेटी। हंटर कमीशन के बारे में अगर पूछे कहीं तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी उसका नाम है, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे वो हंटर थे। तो इसके संदर्भ में कमेटी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के साथ साथ मुंबई, दिल्ली, पंजाब उपद्रव जो हुआ था उसके संदर्भ में उसकी भी जांच करनी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो उपद्रव हुआ था उससे निपटने के उपाय भी उसे सुझाने थे इस कमेटी को। तो कमेटी के बारे में पूछेगा हंटर कमीशन के बारे में, तो आपको एक याद रखिएगा, हंटर कमीशन शिक्षा के संदर्भ में भी गठित की गई थी। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर कमीशन जो 1919 में गठित हुआ था। चलिए और भी देखते इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष आपको कौन है? विलियम हंटर थे। अन्य सदस्य कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से भारतीयों को शामिल किया गया था। सर चिमनलाल हीरालाल शीतलवाड़ा पहले थे व्यक्ति जो इसमें शामिल थे। पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। फिर जस्टिस रेस्किन नाम के थे, मिस्टर राइट थे, सर थॉमस स्मिथ थे। कुल 8 सदस्यीय कमेटी थी। तो ये भी प्रश्न आपको एमसीक्यू के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को आपको क्वेश्चन एक मिलेगा, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू और बन सकते हैं। तो आपको 15 से 20 जरूर बनेंगे एक ही क्वेश्चन से। तो जो भी सेट आप बना रहे हैं, सेट आपके सामने आता है, उसमें मान के चलिए आप लोगों को 60 से 70 आपको एमसीक्यू जरूर ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी होंगे। तो आप लोग बेहतर तरीके से देखिए, और जो पहले से जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो इनको पता ही है किस संदर्भ में तैयारी की जा रही है, किस रूप में आप लोगों के सामने लाया जाता है। सारी चीज़ों को विस्तृत चर्चा कर दी जाती है। इसका पेड ग्रुप भी बना हुआ है, जो भी इच्छुक हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ऊपर दिया हुआ जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग ऐड हो सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर आप लोग फ्री क्विज भी कराया जाता है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जो 3 शिफ्ट में होता है। रेगुलर आप लोग उस क्विज को ज्वाइन करिए, उस पर जो भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो ट्रिपल स्टार के हैं। वो डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी आगामी एग्जाम आने वाला है। तो अन्य सदस्य के रूप में आप लोग देख लिए 8 सदस्य, कुल 8 सदस्य था। तो इसमें भारतीय कौन कौन थे ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बहुत से एग्जाम में पीटी में पूछा गया है, जैसे यूपी के पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया है। उसी तरह आपको जेपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, जा चुका है। यूपीएससी में तो पूछा ही गया है। इस समिति ने रेनॉल्ड एडविन हेनरी डायर, जिनका नाम पूरा था, जिसे डायर नाम बोला ही जाता था शॉर्ट फॉर्म में,
ओ डायर उचित कार्रवाई ठहराया, उसकी जो कार्रवाई किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उसे इस समिति ने क्या ठहराया, उचित ठहराया। तो इसलिए भारतीय जो इसमें लोग शामिल थे उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, किस रूप से जांच में सहयोग किए थे। तो ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इस हत्याकांड मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या का संज्ञा दिया। तो आपको यहाँ एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू यानी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो किसने निवारक हत्या की संज्ञा दी, संबोधित किया, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके संबंध में कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई, जिसमें अध्यक्षता किसने, मदन मोहन मालवीय ने किए। उनके अन्य सदस्य बहुत थे, पर महत्वपूर्ण रूप से मोतीलाल नेहरू और आपको महात्मा गांधी का नाम याद रखना है, तो क्योंकि ये प्रश्न में आपको बार बार देखने को मिलेगा। गांधी जी ने इस हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको क्या बोले उसके संदर्भ में, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लेपापोती की संज्ञा दी। तो बहुत से यूपीएससी के प्रश्नों में आपको कोर्ट के रूप में से पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो प्रश्न बीपीएससी के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी और भी पीसीएस को फॉलो भी करती है, वहाँ के प्रश्न को कैरी करती है। नेक्स्ट है आपको 13 मार्च 1940 को पंजाब के सरदार उधम सिंह, पंजाब के उधम सिंह थे जो लंदन जाकर उसके लेफ्टिनेंट जो था गवर्नर माइकल ओ डायर, सॉरी माइकल यहाँ टाइप हो गया, इसको डिलीट मानिएगा, डायर जो थे हेनरी डायर थे, उसकी हत्या कर दी, गोली मार कर हत्या कर दी। तो उधम सिंह कौन व्यक्ति थे, पंजाब के थे, कब हत्या की, 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर हत्या की। तो ये सब प्रश्न आपको एमसीक्यू के तौर पर प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा गया भी एक बहुत जगह, किसने हत्या की, सरदार उधम सिंह। तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पूर्व पृष्ठभूमि क्या थी इसके संदर्भ में चर्चा कर लीजिए, देख लेते हैं क्या है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह नरसंहार हुआ। तो हम कहाँ है यह बाग, अमृतसर में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने गिरफ्तारी के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट उस समय आया था उसके विरोध में इनको जब विरोध करे थे रॉलेट एक्ट के संदर्भ में, किचलू और सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जहां पर बिना परमिशन, बिना आदेश दिए, बिना पूछे या सूचना दिए गोली चला दिया गया डायर के द्वारा। तो जो भी भगदड़ हुई, जिससे मौत हुई, बहुत से लोग डायरेक्ट गोली से ही मर गए, बहुत से वहाँ कुआं है उसमें डूब के मर गए, बहुत सी पृष्ठभूमि है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा जलियांवाला बाग को, बहुत से लोगों को पता भी होगा। इसके संदर्भ में डॉक्टर से जो किचलू थे और सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के विरोध के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था, जो मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। तो इनके विरोध के संदर्भ में इस हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि, तो ये प्रश्न आपको बार बार पीटी में देखने को मिलेगा। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, उससे को रिलेटेड कितना प्रश्न डायरेक्ट आपको बीपीएससी या किसी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न आपको रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि सरकार को वापस कर दी। इनको उपाधि दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ कार्यों के संदर्भों में, तो उनको लौटा दिया गया। इस पर विशेष चर्चा आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके संदर्भ में चर्चा कर ली जाएगी। सर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो सर शंकर नारायण कहाँ से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। वर्तमान स्थिति इसका देख लिए, करंट में कुछ चर्चा थी, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। 24 जनवरी 1921 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी वर्ष पार्क का आधारशिला रखी गई, क्योंकि 2019 था शताब्दी वर्ष था, उसी के संदर्भ में 2021 में पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई। तो इसके संदर्भ में आपको अभी हाल ही में उसका उद्घाटन भी किया गया। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रंजित एक्यू मार्ग में अमृत आनंद पार्क के रूप में की गई जाएगी, जो इसके संदर्भ में की गई है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो है के 130वें स्थापना दिवस, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 130वें स्थापना दिवस पर आपको दिवस 2020 में जो संदर्भित हुआ था पूरा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी वर्ष चिन्हित करते हुए जलियांवाला बाग उद्घाटन किया गया बाग परिषद का। आप लोग इसका चित्र जरूर जाकर देखिए, बहुत मनोरम रूप से इसको
बनाया गया है, जैसे आपको शहीद पार्क है आपको दिल्ली में, उसी के संदर्भ में उसी के देखते हुए बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। देखिए सारे चीज़ों सारे डायग्राम को इसमें शामिल कर लिया गया है, जैसे उसका हंटर कमीशन क्या था, इससे प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट आपको इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके संबंधित कौन सी चीज़ें थी, एमसीक्यू के रूप में शामिल किया गया, और इसका करंट जो न्यूज़ था वो भी आप लोगों को शामिल किया गया। विस्तृत आपको कंप्लीट पैकेज आप लोगों को इस फॉर्मेट में दिया जाता है। तो आप लोग इससे जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि कोई भी इससे छूटे नहीं और भी हम लोग मोटिवेट हो, बेहतर तरीके से कार्य कर सके। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है आधुनिक भारत से ही, कुकी आंदोलन जनजातीय जो विद्रोह था, कुकी जनजातीय विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, निम्न में दिए गए किस राज्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उसका सही उत्तर आपको मणिपुर और त्रिपुरा से होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन ई जाएगा तो इसका ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन इसका सही हो रहा था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर है त्रिपुरा मणिपुर में मध्य अवस्थित जो क्षेत्र है उसाई का नामक पहाड़ी का कुकी जनजाति निवास करती है। तो किस पहाड़ी में, उसाई नामक पहाड़ी में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1826 में झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब, 1826 में। झूम खेती क्या होता है, परंपरागत खेती का तरीका होता है जहाँ जंगलों को काट कर नई फसल रोपने की पद्धति होती है, जब तक उत्पादन होता है फिर उसे वहाँ छोड़कर आगे जंगल काट के खेत बना के फसल उपजाया जाता है। इसी के संदर्भ में झूम खेती कृषि का प्रतिबंध लगा दिया गया। और पोथांग, आप लोग याद रखिएगा इसे, पोथांग बिना मजदूरी का कार्य कराना, इसको टर्म दिया गया। पोथांग किसको कहते हैं, तो बिना मजदूरी का जो कार्य कराया जाता है उसे पोथांग बोला जाता है त्रिपुरा मणिपुर क्षेत्रों में। तो के विरोध में कुकी जनजातीय जो था बाध्य हो गया विरोध करने के लिए, इसके संदर्भ में विद्रोह हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप कुकी विद्रोह प्रारंभ हुआ जो 1826 से 44 वर्ष 1844 तक रहा, मध्य चलता रहा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1850 में विद्रोह को दबा दिया। तो 1856 से पूर्व का जो विद्रोह था कुकी विद्रोह भी महत्वपूर्ण था जनजातीय विद्रोह के रूप में। हालांकि कालांतर में यह विद्रोह 1917-18 में पुनः सीमांत विद्रोह के रूप में उभरा। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी के संदर्भ में एंग्लो कुकी विद्रोह 1917-18 की चर्चा आती है, तो उसे भी आप लोग जान लीजिए। प्रथम इस युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद के खिलाफ जो सीमांत विद्रोह हुआ था नामक एक पुस्तक आई थी, उसके संदर्भ में इस विद्रोह को 3 चरण में बांटा गया था। उतना विशेष नहीं है पर इतना जान लीजिए, विद्रोह एंग्लो कुकी विद्रोह जो 1917-18 जो 19 के संदर्भ प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें साम्राज्यवादी जो खिलाफ के सीमांत विद्रोह बहुत से किए गए थे उस संदर्भ में, तो उसकी एक श्रृंखला आई थी, उसी के संदर्भ में बातें की गई थी। आंग्ल कुकी, यह निश्चित रूप से साम्राज्यवादियों से कुकी समुदाय के लोगों की स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो किस संदर्भ में था, इस संदर्भ में बातें की गई थी। जनजातीय विद्रोह के कारण क्या रहते हैं, या बहुत से जनजातीय विद्रोह हुए भारत में, बिरसा मुंडा, रामसू विद्रोह, इसी प्रकार बहुत से किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह हुए। तो उसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जमींदारों, कृषकों एवं जो आदिवासी क्षेत्र जो उनकी ज़मीनें हैं क्षेत्रों में बेदखल कर दिया गया, जिससे वह समुदाय ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष फैला, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ विद्रोहियों की तीव्रता बढ़ी। कहने का अर्थ यह है कि जमींदार अपने ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी सत्ता थी उसने अपने एजेंट के रूप में जमींदारों को आप लोग एक कृषक वर्ग के रूप में माना और उसे जमींदारी प्रथा, बहुत जगह रैयतवाड़ी, काश्तवाड़ी, अलग अलग तरीके से आप लोगों को रैयत व्यवस्था देखने को मिलती है। उसी में जमींदारी कृषकों आदिवासियों की ज़मीनों को हड़प लिया, बेदखल कर दिया। इसी के संदर्भ में बहुत से जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो इससे प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते। नेक्स्ट आपको है तीसरा प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास से ही। तीसरा प्रश्न है एका आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से जुड़ा हुआ है। तो एका आंदोलन किस प्रांत से जुड़ा हुआ, तो अवध प्रांत से, ऑप्शन बी गुजरात प्रांत से, ऑप्शन सी पंजाब प्रांत से, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपको ए अवध के प्रांत से जुड़ा हुआ था।
ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, तो इसलिए यह शामिल किया गया है। इसके संदर्भ में चीज़ें पूछी गई थी। तो ये एक आंदोलन 1920-21 के बीच अवध प्रांत के किसानों के संदर्भ में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मदारी पारसी और सहदेव ने किया था। तो एक आंदोलन का विरोध का जो किया गया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पारसी और सहदेव। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कुका आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। नेक्स्ट है, आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तर प्रदेश का अवध प्रांत, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर आदि क्षेत्र थे। अवध के क्षेत्र शामिल होते थे, वहाँ पर विरोध हुआ था। इसी आंदोलन में गंगा नदी का सौगंध दी जाती थी, शपथ दिलाई जाती थी। किसान जो है निर्धारित लगान का एक भी पैसा अधिक नहीं देंगे। यहाँ लगान का विरोध नहीं किया गया था, लगान दिया जा रहा था, पर अधिक लगान का विरोध जरूर किया गया था। तो ये एका जो आंदोलन था, उसका महत्वपूर्ण विशेषता थी इसका। तो इसके संदर्भ में अन्य मांगे क्या थी? बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूपांतरण इसका किया जाए, नगद केवल अनाज के रूप में न लिया जाए, इसका नगद रूप में भी लिया जाए अनाज। इसके संदर्भ में इसकी मांगे और भी थी। यह आंदोलन मुख्यतः यादवों और पासियों के द्वारा, एक जाति जो होती है पासी और यादव, उसके संदर्भ में यह चलाई गई थी। उन्हीं का यह आंदोलन था। यह आंदोलन पहले किसान आंदोलन जो किए जा रहे से अलग था, क्योंकि इसमें काश्तकारों का आंदोलन माना गया, डायरेक्ट इसमें किसान शामिल हुए थे। इस आंदोलन को वर्ष 1922 तक सैनिक बल तक दबा दिया गया। नेक्स्ट आपको नोट याद रखनी है, 19 फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन इसी दौरान किया गया, जो देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी आप लोग को इसी के संदर्भ में देखने को मिलेगा बाद में। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू का नैतिक समर्थन था। तो ये भी आपको प्रश्न एमसीक्यू के संदर्भ में, किस आंदोलन का नैतिक समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, शिक्षा के विकास में गठित वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए अनुशंसा में कौन सा कथन गलत है? तो वुड डिस्पैच जो आया था शिक्षा के विकास के संदर्भ में, उनकी जो अनुशंसा की गई थी, उनमें दिए गए जो अभी इसमें जो दिया गया उसमें से कौन सा गलत है, इसका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है लोक शिक्षा विभाग का स्थापना करना, ये क्या अनुशंसा किया था? ऑप्शन बी, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल की स्थापना किया जाए या खोला जाए। अनुदान सहायता की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन डी, व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना की। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ई आएगा, क्योंकि सभी की अनुशंसा की गई थी। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को एक चीज़ और, जब इस तरह की अनुशंसा जो अमूमन उसमें ई जाता है, पर ऑप्शन आप लोग जरूर पढ़िएगा, डायरेक्ट ऑप्शन ई को नहीं मार दीजिएगा कि सब अनुशंसाएँ, जैसे बहुत सी अनुशंसा की गई तो जरूर सही न सही होगा। तो आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, अर्थात उनका कार्यकाल भारत में 1848 था और 56 के बीच था। तो उनके कार्यकाल में यह दूसरा प्रयास किया गया था शिक्षा संबंध में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा के संबंध में पहला प्रयास कब किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश कंपनियों ने 19 जुलाई 1854 अपनी शिक्षा नीति घोषित की। तो कब की? तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। 19 जुलाई 1854। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी घोषणा कब हुई है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई। तो ये आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, वो किसके सदस्य थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करती थी उसका प्रधान हुआ करते थे ये। इस समिति ने अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा के नियामक पद्धति को गठन हेतु सुझाव प्रस्तुत किया, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव परिणाम घोषित किए, जिसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 100 थी। पहली बार ऐसा था जिसमें आपको 100 अनुच्छेद आर्टिकल थे, उसमें जो अनुशंसा की गई थी। कुल अनुशंसाओं की संख्या अनुच्छेदों में 101 थी, 100 थी जिसमें अनुशंसाएं की गई थी। व्यापक रूप से सुझाव था, आमूलचूल परिवर्तन था। इसी के लिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विस्तृत चर्चा किया था, हर एंगल से बातें की गई थी। तो इसके संदर्भ में सिफारिशें क्या की गई थी उसे देख लेते हैं। चलिए पहला सिफारिश के मुख्य सिफारिशें यहाँ पर शामिल किया गया। बहुत सी सिफारिशें थी, पर मुख्य सिफारिशें जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है।
उस शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी, उस शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी होना चाहिए, पर देसी भाषा के लिए प्रसारित हो, देसी भाषाएं हो, जो लोकल भाषा हो, उसके संदर्भ में प्रसारित किया जाना चाहिए। शिक्षा, जो सरकार की शिक्षा नीति है, पश्चात शिक्षा के प्रचार प्रसार वाली हो। यह केवल प्रचार प्रसार के पश्चात जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसे आप प्रचार प्रसार के रूप में शामिल करें। गांव में देसी भाषा की पाठशाला स्थापित की जाए तो उनके ऊपर जिला स्तर की और वर्नाकुलम हाई स्कूल या कॉलेज की स्थापित की जाए। तो कहाँ पर, गांव में देसी, और जिला में आपको पूछे तो आपको जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलम हाई स्कूल या कॉलेज की स्थापना की बात की गई थी इस अनुशंसा में। निजी प्रयासों के लिए प्रोत्साहन के लिए अनुदान व्यवस्था की जाए, इसकी अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है 5 प्रांतों, बंगाल, उस समय बम्बई हुआ करता था, वर्तमान में मुंबई लिख दिया गया है, किस आप लोग समझिए। उस समय बम्बई कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग। मद्रास, उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में एक एक निदेशक, सभी प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ अनुशंसा की गई थी, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, मुंबई, मद्रास 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो किसके तर्ज पर, लंदन। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तकनीकी और व्यवसायी विद्यालयों की स्थापना, जो ITI जो बोला जाता है अभी शॉर्ट फॉर्म में, औद्योगिक जो शिक्षण संस्थान है, उसी के संदर्भ में तकनीकी व्यवसायी जो विद्यालय होते हैं, जो आपको टेक्निकल हैंड की तैयारी करवाते हैं, शिक्षा वहाँ दी जाती है, तो इसकी स्थापना की अनुशंसा भी आपको यहाँ पर कराई गई थी। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया था। याद रखिएगा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन की चर्चा वुड डिस्पैच में भी की गई थी। नेक्स्ट आप लोग नोट यह याद रखना है, J.E. बेथुन के प्रयासों से महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि महिला प्रयासों में कौन भारतीय महिला का अग्रणी नाम है। शुरुआती जो नाम आता है उसमें कौन महिलाएं जो भारत की है। हाल ही में उसका डूडल गूगल के द्वारा बनाया गया था, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और उसे इम्पोर्टेंट टॉप 10 सीरीज में शामिल भी किया गया उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को पेश किया। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, सोचिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में पूछ रहा है ना कि कब पहली बार दादा भाई नौरोजी ने धन का जो निष्कासन सिद्धांत था उन्हें प्रस्तुत किया था। तो यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है, तो अधिवेशन का नाम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 16वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर कौन होगा। इसका सही उत्तर आपको गेस कीजिए। सही उत्तर आपको इसका ऑप्शन बी होगा, 12वां। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक्सप्लेनेशन के तौर पर कांग्रेस का 10वां अधिवेशन हुआ 1894 में, अल्फ्रेड बेब जिसकी अध्यक्षता की थी, अंग्रेज थे, मद्रास में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य मांग क्या था, सूती उद्योग को संरक्षण देना। नेक्स्ट आपको 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी उनके अध्यक्ष थे, और कोलकाता में संपन्न कराया गया था, जिसकी मुख्य विशेषता क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम का गान पहली बार इसी अधिवेशन में गाया था 1896, रहमतुल्लाह सयानी जिनकी अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस के पटल पर लाया था, प्रस्तुत किया था। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की भी बात इस अधिवेशन में की गई थी, मुख्य मांगे थी। तो 10वां अधिवेशन का क्या क्या मांग था, आप लोग 12वां अधिवेशन का आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 14वां अधिवेशन वर्ष 1818 में आनंद मोहन बोस, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कुछ, की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न की गई। और 16वां अधिवेशन आपको 1900 में नारायण गणेश चंद्रावरकर के नेतृत्व में आपको लाहौर संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य मांगे क्या थी, उच्च पदों में भारतीयों की नियुक्ति की मांग कहाँ की गई थी, 16वां में किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है, नेक्स्ट है धन के निष्कासन के संदर्भ में आपको बातें कर लेनी चाहिए, चर्चा देख लीजिए क्या क्या है।
भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने कहाँ प्रस्तुत किया? 2 मई 1867 में लंदन के ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो थी वहाँ की बैठक में प्रस्तुत किया है। तो पहली बार पूछे तो आपको कहाँ? तो लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में 2 मई 1867 में। दादा भाई नौरोजी का लेख जो छपा था 1901 में छपी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो नौरोजी जो छपी पुस्तक थी उसमें धन निष्कासन थ्योरी का ड्रेन थ्योरी था उसको प्रतिपादित किया गया था। तो नेक्स्ट है धन निष्कासन क्या था, उसके संदर्भ में बातें किस महत्वपूर्ण बातों को की गई थी जिन्हें दादा भाई नौरोजी धन का निष्कासन मानते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों का वेतन और भत्ते पेंशन को मानते थे क्योंकि नगद पेंशन दिया जाता था, भारतीय खाते से दिया जाता था। इसके संदर्भ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वेतन भत्ता सभी भारतीय खाते से दिए थे, भारतीय रुपये में, भारतीय जो कोष थे उससे दिए जाते थे। और 1858 के बाद कंपनी की सारी देनदारियां जो थी वो भी आपको ड्रेन सिद्धांत धन का निष्कासन के संदर्भ में बातें की गई थी। उपहार में मिला हुआ धन, निजी व्यापार में प्राप्त लाभ, साम्राज्यवाद विस्तार हेतु भारतीय सेना का उपयोग किया जाता था जिसमें रक्षा बजट का बोझ भारत पर ही पड़ता था। तो मान लीजिए विदेशी दौरे में जैसे वर्मा युद्ध में, फिर उसके बाद आपको बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये सब कहाँ से खर्चा होता था? भारतीय कोष से ही खर्चा किया जाता था। रक्षा बजट जो बनता था उसमें जो खर्चा की जाती थी, तो इसके संदर्भ में आपको तो वो बजट 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रक्षा बजट 52% तक चला गया था। समझ सकते कितनी बड़ी राशि यहाँ पर खर्चा किया जाता था। तो अब ये बेफिजूल खर्चा भारतीय कोष से की जाती थी क्योंकि वो अपने साम्राज्यवादी नीति को पूरा करना चाहता था। रेल जैसे उद्योगों में धन लगाने वाले पूंजीपतियों को निश्चित लाभ दिया जाता था, उसके लिए निश्चित गारंटी 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए दी जाती थी। तो उसका पूर्ति कहाँ से किया जाता था? भारतीय कोष से ही। तो ये सब जो आपको जो संदर्भ दिया गया था यही धन ऑफ निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के तहत परिभाषित किया गया था, माना गया था दादा भाई नौरोजी के अनुसार। तो प्रश्न आपको यहाँ से ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा, छठा प्रश्न आपको देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के रूप में। भारत में प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में किस संगठन को जानते हैं? जो नीचे निम्नलिखित में से कौन ऐसा क्रांति जिसे प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन या संगठन के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यायाम मंडल, ऑप्शन बी व्यायामशाला, ऑप्शन सी व्यायामशील, ऑप्शन डी व्यायाम संघ। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, व्यायाम मंडल। यही बाद में अनुशीलन समिति बन जाता है। तो व्यायाम मंडल के रूप में पहला क्रांतिकारी संगठन गठित किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896-97 पूना में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा, जो चापेकर बंधु थे उनके द्वारा किया गया था। इसका नाम क्या था? व्यायाम मंडल। तो दामोदर हरि जो चापेकर थे, चापेकर बंधु, उनके द्वारा ही इसका गठन किया गया था 1896-97 में। इस गुट के द्वारा रेंड और एम हस्ट जो नामक 2 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी क्योंकि यह आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए थे। आपदा जो अकाल समिति बनी थी उससे संबंधित जुड़े थे, इसलिए अकाल में बहुत सा कृत्य जो किया गया था सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। तो विरोध प्रदर्शन के तौर पर यह हत्या की गई थी और यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी। तो आप लोग को प्रीटी में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम राजनीतिक हत्या के रूप में किसकी हत्या की गई थी, किस संगठन के द्वारा की गई थी, उसमें कौन शामिल थे। तो सभी पीटी से प्रश्न आपको पूछ सकता है। वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में नासिक में मित्र मेला नामक एक संगठन संस्था की स्थापना की, आरंभ की, जो शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली तर्ज पर गुप्त सभा अनुभव भारत परिवर्तित हो गई। इसी में इस संगठन का मर्ज कर दिया जाता है बाद में। तो आपको यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है आगामी जो भी एग्जाम है। अभिनव भारत का किस नाम से था या पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला, तरुण मेला, किस संदर्भ में? तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक यानी जो एलिट क्लासेज होते हैं उसके द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन थी? 24 मार्च 1902 में मित्र प्रमथ मित्रा पुलिनदास
सतीश चंद्र बसु एक गुप्तकारी सभा व्यायामशाला का गठन करते हैं। यहाँ पर व्यायाम मंडल का गठन हुआ था और यहाँ पर ध्यान रखिएगा व्यायामशाला, जो बाद में अनुशीलन समिति के नाम से जाना गया। यहाँ पर अभिनव भारत था, यहाँ पर अनुशीलन समिति थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको वरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता वर्ष 1960 में इस समिति क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठित किया। तो किन्होंने पुनर्गठित किया? तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता व्यायामशाला था वो अनुशीलन समिति के रूप में। तो आपको प्रश्न यहाँ से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के रूप में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। टेलीग्राम का जो चैनल है, लिंक है, उसे शेयर भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है ताकि और भी लोग हमसे जुड़े, बेहतर कार्य किया जा सके, मोटिवेशन हम लोग को मिल सके। नेक्स्ट है तुहफत उल मुहादिन ना जो पुस्तक था राजा राम मोहन राय के द्वारा किस भाषा में लिखी गई? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिब्रू, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर फारसी होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय के सभी चीज़ों को आप लोग जान लेना चाहिए, क्योंकि राजा राम मोहन राय हमारे प्रथम अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, जो बौद्धिक जो विकास किया गया था, जो सामाजिक संगठनों का विकास किया गया था, समाचार संगठनों का विकास किया गया था, उसमें इनका प्रथम नाम आता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। तो प्रश्न आपको यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है, फारसी और अरबी भाषा की जानकारी राजा राम मोहन राय को कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो पटना से प्राप्त हुई। उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों के काम और प्लेटो, अरस्तु कार्यों के अनुवाद अध्यापन किए। कहाँ से? पटना से। बनारस से उन्हें संस्कृत का अध्ययन प्राप्त हुआ। वेद उपनिषद की जानकारी बनारस से प्राप्त हुई। राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। उपरांत उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। उससे पहले राजा राम मोहन राय के पहले मोहन राय इनका नाम था, राम मोहन राय। उससे पहले राजा कब जोड़ा गया? जब अकबर द्वितीय का जो पेंशन योजना था उससे संबंधित कुछ विवाद था, तो इसके लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो इसके संदर्भ में यहाँ बातें की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग का उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास में एक चमकदार सितारा कहा। तो किसने कहा, या कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार क्या क्या थे, कुछ सामाजिक सुधार थे, उसे देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पहला प्रकाशन जो तुहफात उल मुहादिन देवताओं का एक उपहार, जिसे हिंदी में कहा जाता है, यह फारसी में लिखा गया था, वर्ष 1803 के में सामने आया, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था इस बुक में। नेक्स्ट है वर्ष 1814 में मूर्ति पूजा, जातिवाद, कठोरता, अन्य सामाजिक बुराइयों के विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो कब की गई? 1814 में। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना की गई इनके द्वारा। मसीहा को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया गया। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश से अलग करने की कोशिश की। तो कब की? तो प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में किया गया था, उनके द्वारा रचना किया गया था, उसके संदर्भ में की गई थी। समाज सुधार देख लेते हैं क्या है। उनके द्वारा बहुत से समाज सुधार किए गए। 1821 में कलकत्ता इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की स्थापना, और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की गई। तो कब की गई? 1821 और 1828। इस सब आपको याद रखनी चाहिए। महिलाओं की स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत सा कार्य किया गया, जैसे उनके संदर्भ में विधवा पूर्ण विवाह का उन्मूलन, विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन करते, बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, विधवाओं के अपमानजनक स्थिति का विरोध किया, महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की। तो समझ सकते कितना 1800 के दशक में ही आपको 1828 के दशक के संदर्भ में ही आपको इन सब मांगों जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ महिलाओं को बहुत सी चीज़ों में, तो देख सकते हैं कि
आज का आधुनिक जो भारत है उसमें इन सब मांगों को पूरा किया। जैसे संपत्ति के लिए विरासत में संपत्ति का अधिकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो समझ सकते हैं कितना अग्रदूत इनके विचार थे। जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान, बहुत से अभियान चलाए गए। इनके बहुत सी रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इस बुक का नाम आप लोग तो देख लिया, 1804 वेदांत गाथा, 1815 में वेदांत सार संक्षिप्तीकरण का अनुवाद, 1816 केनो उपनिषद, 1816 ईशो उपनिषद, 1816 कठोर उपनिषद, 1817 मुंडक उपनिषद, 1819 हिंदू धर्म की रक्षा, 1820 द प्रिंसेस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820 बंगाल व्याकरण, 1826 बंगाली व्याकरण, 1826 यूनिवर्सल रीजनल, 1829 भारतीय दर्शन का इतिहास, 1829। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनकी। तो आप लोग इस पर एक नज़र रख लीजिएगा, कहीं से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी है, बीपीएससी का कोई लिमिट नहीं होता है कि प्रश्न किस रूप से फैक्चुअल भी पूछता है, किताबों से भी पूछ लेता है, तो उसका लिमिट सारे डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारत से ही। भारतीय रियासतों और भारत सरकार के संबंधों को विचार करने के लिए बटलर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रियासत और जो भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उसके बीच संबंधों को समान बनाने के लिए एक बटलर समिति का गठन किया गया। तो वो किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1927, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको डी 1927 बटलर कमेटी का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर है भारतीय राज्य समिति सर हार्टकोट बटलर, इनका पूरा नाम था क्या? सर हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में कमेटी गठित की गई। समिति ने गठन भारतीय समाज और देशी राजाओं के बीच संबंधों के जांच का स्पष्टीकरण करने के लिए किया गया था। 16 राज्यों के इसने दौरा किया, जिसमें 1929 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। कब दिया? 1929 में 16 राज्यों का दौरा किया था। अनुशंसाएं क्या की थी? दोनों भारतीय राज्य और जो ब्रिटिश राज्य है इसके बीच जो संबंध है केवल समझौता भर नहीं है, बल्कि एक जीवन वृद्धिशाली संबंध है। इसके संदर्भ में बातें अनुशंसा की थी। संबंधों के निर्धारण परिस्थिति और नीतियों के तहत किया गया है, और जिसमें इतिहास और सिद्धांत भी कुछ शामिल हैं। बहुत से सिद्धांतों की चर्चा किया था, तो इसमें आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। ब्रिटिश परम सत्ता देशी रियासतों की रक्षा करती है। ब्रिटिश परम सत्ता करने का मतलब ब्रिटिश सॉवरेनिटी जो थी उस इसी शब्द से यहीं से आई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, बटलर जो 1927 में गठित हुई थी ब्रिटिश परम सत्ता को स्थापित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारा। नेक्स्ट है बिहार के नमक सत्याग्रह की रूपरेखा निम्न किनके द्वारा तय की गई थी? बिहार में, अब बिहार से प्रश्न, अब बीपीएससी मॉडर्न प्रश्न है। बीपीएससी जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार है उससे संदर्भित आपको बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको शामिल किया गया। तो पहला प्रश्न उसके और इस सेट का 9वां प्रश्न। ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, ऑप्शन डी प्रोफेसर ज्ञान साहा। तो ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बिहार में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में, पटना के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए बिहार में तय की गई राजेंद्र प्रसाद की रूपरेखा में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। तो 6 अप्रैल 1930 को की गई। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 का बिहार प्रांत का दौरा भी किया। तो ये भी आपको पीटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको चंपारण और सारण जिला में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तो बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम शुरू किया गया? तो चंपारण और सारण जिला। सारण जिला में 13 व्यक्तियों का एक प्रथम जत्था विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, किसकी अध्यक्षता में चंपारण में नमक सत्याग्रह का जत्था, जैसे आपको डांडी मार्च किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, तो वैसे ही यहाँ पर
आपको विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला, जो 11 अप्रैल 1930 को बेतिया पहुंचा, जिसमें करीब उस समय 3400 सत्याग्रही या जत्था में लोग जनसेवक शामिल हो गए थे। तो समझ सकते कितनी बड़ी संख्या बन गई थी और कितना व्यापक रूप से हुआ होगा। 16 अप्रैल 1930 को पटना सिटी के मंगल तालाब में करीब जो नसार पिंड नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। तो ये प्रश्न पीटी में बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा भी जाएगा आगे एग्जाम आने वाले जो भी एग्जाम है। सॉरी, थोड़ा सा गला थोड़ा बैठा हुआ इसलिए स्लो भी बोल रहा हूँ, कोऑपरेट कीजिएगा, कुछ इशू हो गया है गला में इसलिए। नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार स्वराज पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपको इसमें से प्रश्न बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नारायण प्रसाद, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन डी हर नंदन सहाय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, नारायण प्रसाद। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है, इसके चीज़ें देख लेते हैं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा के प्रवेश के समर्थन में 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो किनके द्वारा किया गया? इससे बार बार प्रश्न बीपीएससी में देखने को मिलता है। देखिए टॉपिक यही सब होता है, यहीं से प्रश्न उठता है। आप लोग सीरियस होकर चीज़ों को नहीं देखते हैं। प्रश्न देखिए, उसके सब टॉपिक को देखिए, प्रश्न वहीं से होंगे। केंद्रीय विधानसभा परिवेश के संदर्भ में पटना में 26 जनवरी 1923 को एक बैठक हुई, जिसका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी, सहायक सचिव कृष्ण वल्लभ सहाय और हर नंदन सहाय थे। याद रखिएगा यहाँ पर 23 की चर्चा हो रही है, पुनः 26 जनवरी 1923 की चर्चा हो रही है। जब पुनः 9 मार्च को गया में बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, नया गया में आपको ये बैठक पटना में हुई थी। तो आपको प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी है, किसी प्रकार गलती आप लोग मत कीजिएगा। पटना में निर्णय ले गया तो उन समय अध्यक्ष इनको नारायण प्रसाद को बनाया गया था, पर गया में जब 9 मार्च 1923 में इसकी कार्यकारिणी की स्थापना की गई तो उसमें इनके अध्यक्ष अरुणंजय सहाय वर्मा को बनाया गया था और सचिव कृष्ण वल्लभ सहाय और अब्दुल बारी को बनाया गया। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से चेंज होता है। तो ये प्रश्न आपको बीपीएससी फंसाएगा, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न के रूप में क्या शामिल है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पटना में राजनीतिक जो पीड़ित दिवस है के नेतृत्व निम्न में से किनके द्वारा किया गया? राजनीतिक पीड़ित दिवस यानी पॉलिटिकल जो विक्टिम डे था पटना में मनाया गया था, उसमें उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, ऑप्शन सी जयचंद विद्यालंकर, ऑप्शन डी नीचे चला आया है थोड़ा सा प्रोफेसर अब्दुल बारी, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसमें से आंसर आपको ई होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राजनीतिक पीड़ित दिवस का नेतृत्व किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। तो 10 अगस्त को कब मनाया गया? 10 अगस्त को 1829 में। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना के जुलूस नेतृत्व किया गया, जो बड़ी संख्या में छात्र झंडे लेकर राष्ट्रीय झंडा था उस समय। तो बताइए राष्ट्रीय झंडा का जो चित्रण था उन किनके द्वारा किया गया था? पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया? कमेंट बॉक्स में आप लोग सब बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। गुलजार बाग सभा की अध्यक्षता करते हुए बलिदान और जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बलिदान जागृति के संदर्भ में विकसित करने का अपील किया गया। इसी गुलजार बाग सभा का सभापतित्व आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ की अध्यक्षता जब कर रहे थे शुरू में राजेंद्र प्रसाद, वो पुनः कहीं किसी और सभा को आयोजित करने के लिए चले गए थे। तो उसके बाद आपको बद्रीनाथ वर्मा के द्वारा किया गया। तो प्रश्न आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न में ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद और बद्रीनाथ दोनों हो तो आप लोग ऑप्शन ई मारिएगा, क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कहता है बीपीएससी जो भी रिसोर्स है वहाँ पर स्पष्ट नहीं करता है कि अंततः किसने किया, दोनों का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है आपको इस प्रस्ताव में प्रोफेसर अब्दुल बारी ने प्रस्तुत किया और जय विद्यालंकर थे,
उनने अनुमोदित किया कि निंदा प्रस्ताव जो विषयक प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किया गया था उसको कौन प्रस्तुत किया था? अब्दुल बारी। और इसका अनुमोदन कौन किया था? पर जो जय विद्यालंकर थे उन्होंने जयचंद विद्यालंकर द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विहिपुर सत्याग्रह निम्न में से किस जिला से संबंधित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन डी अरवल। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी होगा, भागलपुर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में भागलपुर जिला में विहिपुर सत्याग्रह के दौरान पुलिस दमन चक्र बहुत व्यापक तौर से चलाए गए, कठोरता के साथ चलाए गए। इसी के समर्थन में राजेंद्र प्रसाद और उनके और भी सहयोगी थे, जैसे प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा, मुरली मनोहर प्रसाद, अनंत प्रसाद, याकूब आरिफ, उपेंद्र मुखर्जी और अन्य सदस्यों के साथ 9 जून 1930 को विजयपुर यहाँ लिखा गया है, विहिपुर पहुँचे। उन्होंने इस सत्याग्रह का समर्थन किया। पुलिस अत्याचार के विरोध में बिहार काउंसिल के 4 सदस्य, आप लोग इसको रट जाइएगा, ये प्रश्न बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह वर्मा, नवल किशोर प्रसाद सिंह सदस्यता त्याग दिए। कहाँ से? बिहार काउंसिल से। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी जो वकील होते हैं, वो राय बहादुर सुधांशु भूषण राय, नाम पूरा लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। सुधांशु भूषण राय 4 जुलाई 1930 में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। इस उत्पीड़न जो किया गया था, भारी जो विरोध चल रहा था, उसमें लाठीचार्ज जो किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके संदर्भ में, तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको है राय बहादुर द्वारकानाथ ने इस विरोध में बिहार विधान परिषद के सदस्यों से इस्तीफा दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्रम में छपरा जेल में, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में यह आंदोलन, कैदियों ने देसी वस्त्र की मांग की, वस्तुओं के उपलब्ध न कराने पर नंगी हड़ताल किया गया। तो नंगी हड़ताल कहाँ किया गया? छपरा जेल में। कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तबियत थोड़ा डाउन है, इसी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 13 अप्रैल वर्ष 1900, प्रश्न 13वां है आपको। वर्ष 1934 में उत्तर बिहार में आए भूकंपों के बाद गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ? तो आप लोग ये फैक्चुअल डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए 9 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी 11 मार्च होगा। चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। 15 अप्रैल 1934 को, पहले बार तो आप लोग 15 जनवरी 1934 जो है उसको याद रखना चाहिए। 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की जानकारी महात्मा गांधी को हुआ, जो 21 जनवरी 1934 में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुआ। जानकारी कब हुआ? 21 जनवरी 1934 को, क्योंकि उसमें डाक तार की व्यवस्था थी, टेलीफोन था नहीं जो बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके, खबरों से या डाक से ही पहुंचा था। 1934 में आपको इसके संदर्भ में की गई थी, बातें पता चली थी 21 जनवरी को। और महात्मा गांधी जो दक्षिण भारत में अपने हरिजन यात्रा स्थगित कर दी। तो आपको पूछा जा सकता है हरिजन यात्रा किस क्रम में स्थगित गांधी जी ने किया था? तो भारत भूकंप जब आया था बिहार में, उसके संदर्भ में किया गया था। पटना के लिए 9 मार्च 1934 को प्रस्थान करते और 11 मार्च 1934 को पटना पहुंचते हैं। राजेंद्र प्रसाद के साथ 14 मार्च 1934 को मोतिहारी पहुंच के उसके बाद छपरा जाते हैं। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से, तो इसलिए इसे शामिल किया गया है। वर्ष 1934 का भूकंप देख लेते। बिहार और नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8.5 तीव्रता का जो भूकंप आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक बिहार में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप कितने स्तर का आया है। इस भूकंप का बिहार और मुंगेर के शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। मुंगेर जो शहर जिला है अभी वर्तमान में, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया भारी तबाही आई थी बिहार के संदर्भ में। बिहार में भूकंप में कुल 7553 मौतें हुई थी, जिसमें सर्वाधिक केवल मुजफ्फरपुर से ही 2539 व्यक्तियों की मृत्यु वहां हो गई थी।
उसके बाद 1888 में रिक्टर स्केल पर 66 तीव्रता की भूकंप भी आई थी, जो पूर्व में 1934 का जो भूकंप आया था उससे 750 गुना कम थी। क्यों 750 गुना कम थी? क्योंकि ये 10 के गुणक में होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन 14, प्रश्न 14वां देखते हैं। 14 प्रश्न क्या है? बिहार, आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1934 की अध्यक्षता निम्न में से किनके द्वारा की गई? द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी राहुल सकृत्यानंद, ऑप्शन डी एम.जी. रंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन के रूप में देखते हैं क्या है। प्रथम क्रांत जो, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा इरर हो जाता है, मिस्टेक होता है, उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। कोऑपरेट कीजिएगा, जहाँ इरर हो जाएगा मैं खुद बता दूंगा, वहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। बिहार में प्रथम बिहार किसान जो सम्मेलन था वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 19 अगस्त 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में की गई थी। नेक्स्ट है आपको बिहार प्रांतीय किसान का तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 29 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में संपन्न की गई, जहां जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में जमींदारी प्रथा हटाने का जो प्रस्ताव था स्वीकृत किया गया? नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला में जो बढ़ैया ताल है में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया गया। तो ये प्रश्न आपको पीटी में पूछा जा चुका है, तो संदर्भ देखिए कहाँ से प्रश्न आता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद, महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, विस्तृत चर्चा और भी जो वीडियो आएगी वहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो है आप लोग के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके संदर्भ में देखते हैं क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक, एक सेकेंड, आप लोग तो सब देख लीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार शाखा सदस्यों का जो शामिल थे उनमें निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? यादव भूषण, ऑप्शन बी रामचंद्र शर्मा, ऑप्शन सी जानकी नंदन सिंह, ऑप्शन सी उषा रानी मुखर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ये होगा, यादव भूषण नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए क्या है। 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। नेता सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र क्रांति के प्रतीक बनने के लिए पार्टी के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये अलग पार्टी नहीं थी, फॉरवर्ड कांग्रेस से ही अलग होकर उसके अंदर ही एक पैरेलल पार्टी चलाई गई। बाद में जो विभाजन का कारण, कांग्रेस के विभाजन का कारण बना था फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में। बिहार के नेता कौन कौन थे? रामविलास सिंह, नंदकिशोर सिंह शर्मा, रामचंद्र शर्मा, जानकी नंदन सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद, रामनंदन चौधरी, उषा मुखर्जी, देवनाथ सहाय, दुर्गा दत्त पांडे। तो ये सब आपको पीटी फैक्ट बिहार के संदर्भ में याद करना होगा, रटना ही होगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेक्स्ट आपको सुभाष चंद्र बोस 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा चौथा रैंक प्राप्त किया था। 4th रैंक ऑल ओवर जो रैंक होती है उसमें चौथा रैंक प्राप्त किया था। 1919 में ही वो इंग्लैंड गए थे और 20 में तैयारी कर चौथा रैंक प्राप्त कर लिए। 23 अप्रैल को उन्होंने स्वतंत्रता जो संघर्ष हो रहा उसके लिए 23 अप्रैल 1921 को अपनी जो सेवा थी उससे त्यागपत्र इस्तीफा दे देते हैं। तो कब देते हैं? 23 अप्रैल 1921। वर्ष 1921 में बोस चितरंजन दास की स्वराज पार्टी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया था। तो आप ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, फॉरवर्ड का संपादन कहाँ से? चितरंजन दास जी का जो समाचार पत्र था उनका संपादन भी इनको द्वारा किया गया। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई।
वर्ष 1938 में हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पीटी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया, और ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है पीटी एग्जाम में, यूपी में, यूपीएससी में और एमपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको प्रश्न है वर्ष 1939 जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पर है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग कर दिया। कुछ गांधी जी के साथ विवाद हुआ था उसके संदर्भ में, और उसके बाद कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, और इसके अध्यक्षता के रूप में आगे बढ़ते हैं और बहुत से कार्य इनके द्वारा किया गया था। 18 अगस्त 1945 को जापान के फार्मोसा, अब कौन सा हो गया, ताइवान, वो क्षेत्र फार्मोसा ताइवान के क्षेत्र में आ गया है। एक विमान दुर्घटना उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह मिस्ट्री है, अभी भी इसकी पुख्ता जो सबूत होते हैं इसके संदर्भ में नहीं है। तो हालांकि डेट आप लोग याद रखिए जो पूर्व में चली आ रही उसके संदर्भ में। तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, जो भी रिसोर्स आप लोग को दिया गया है वो ऑथेंटिक बुक से दिया गया, ऑथेंटिक चीज़ों से दिया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा बिलीव करके चीज़ों को पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। और आपको जो भी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में CDPO है, BPSC 67 है, उसके संदर्भ में बहुत ही उपयोगी ये सेट होगा। इसलिए आप लोग जुड़े और भी लोगों को जोड़िए ताकि और भी हम लोग मोटिवेट हो। युक्ति IAS के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।